नमस्कार मित्रों, कहानी ऋण मुक्ति के साथ मेरे साथ आप यात्रा पर चलें। यह कहानी 2012 में कलम पर उतरी और आकाशवाणी दिल्ली का हिस्सा बनी। इस कहानी ने पाठक मित्रों और श्रोता मित्रों का बहुत प्यार पाया। आगे जाकर 2020 में यह कहानी सीट नंबर 49 का हिस्सा बनी। कहानी है ऋण मुक्ति। बाबूजी, माँ अब खतरे से बाहर है। घर चलिए और कुछ थोड़ा सा खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। पूरी रात आपने आंखों में ही बिता दी। निशा की आवाज से मैं चौंका, सिर उठाया, हिलाया, मगर मगर बोल ना फूटे। फूटते कैसे? मैं तो उससे नजर मिलाने के काबिल ना था। जिस बच्ची को हम लोगों ने दिल से बेदखल कर दिया, वह भी महज इसलिए कि अपने सपनों को जीवित रखने के लिए उसने गांव की संकीर्णता को अंगूठा दिखाकर महानगर को अपना लिया था। और आज उसी ने 7 वर्ष, कैसे बीते हुए 7 वर्ष? हम लोगों ने जानने की भी कोशिश नहीं की। उसके शब्द आज भी कानों में गूंज रहे हैं। बाबूजी, आप माँ को गूंगी बना सकते हैं, मुझे नहीं। चुप नासपीटी, क्या बकती है? माँ खिसियाकर कहती जरूर, मगर मैं उसके दिखावे को समझता था। बेटे के डर से हम दोनों मूक दर्शक बने हुए थे। मैं बकती हूँ, हाँ ठीक कहती हो माँ। ईंट गारे की दीवारों से मगजमारी करते करते तुम्हारी संवेदना भी सीमेंट हो गई है। मगर याद रखो मेरी सांसों पर पहरे बिठाकर कोई सुखी ना होगा। क्या इस घर ने यही संस्कार दिए हैं तुझे? बोलती क्यों नहीं? मैंने हुंकार भरी थी और आवेश में उसकी ओर झपटा भी था। बस बाबूजी, बस, बहुत हो गया, बस। भैया के डर से अब आप लोगों ने जब मेरी पीड़ा को अनदेखा करने की ठान ही ली है, तो मैं समर्थन के लिए मनुहार नहीं करूंगी। अगर ससुराल वालों से आजीवन प्रताड़ित होना संस्कार है, तो मैं इस संस्कार का दाह संस्कार करती हूँ। तो तू भी हमारे लिए मर गई, समझी? ऋषभ कमरे में घुसते घुसते चीखा था। शायद उसने हमारी बात सुन ली थी। निशा चली गई, अस्त व्यस्त परेशान सी। हम मर्यादा और संस्कारों का रोना रोते रहे। समझ ही नहीं पाए कि एक खुशदिल लड़की आज उद्दंडता से क्यों पेश आ रही है, क्यों अपना जीवन दांव पर लगा रही है। और एक दिन पड़ोसी ने बम विस्फोट किया था। हाँ, ये बम विस्फोट से कम नहीं था। अरे सागर साहब की बेटी तो किसी के साथ भाग गई। ज्यादा पढ़ लिख लेने से लड़की का दिमाग खराब हो जाता है, और नहीं तो क्या। जरा भी नहीं सोचा कि बेचारे सागर साहब की कितनी जगहसाई होगी। अजी, ससुराल वाले भी कहाँ मुंह दिखाने लायक रहे। दामाद जी के सीधेपन का खूब फायदा उठाया छोरी ने। जितनी मुंह उतनी बातें। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के व्यंग कानों में पिघले शीशे बन जाते। सच क्या है, हमने जानने की कोशिश नहीं की, और पड़ोसियों को सच पता करने की क्या पड़ी थी। उन्हें तो गप के लिए मसाला चाहिए था, और हमने उन्हें अफवाह फैलाने के लिए तैयार मसाला दे दिया। हम लोग वही सोचते जो समाज हमारे लिए सोचता। हमें हमारी परवरिश पर भरोसा न रहा। शिक्षित होने के बावजूद जाहिलों के बीच रहते रहते मैं भी जाहिल हो गया।
मगर दिखता ना था। निशा अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रही। उसकी मां छिपकर तड़पती, पर मेरे सामने उसे जी भरकर कोसती। क्या कमी की थी हम लोगों ने? इतना खर्च बरच करके नौकरी वाला लड़का ढूंढा, सब व्यर्थ हो गया। उस पर जग हंसाई। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऋषभ भी मां पर अपनी खीज उतारता। भीतर पसीजती मां, ऊपर से पाषाण बनी रहती। मैं तो सचमुच पत्थर हो गया था। भूल गया था कि वह मेरी ही चुलबुली निशा है, जो कल्पना की उड़ानें भरती रहती थी। बिना कुछ पता लगाए मैंने कड़वे यथार्थ को उसकी किस्मत बना दिया। शादी की रस्म अदा करके जाने कैसे उसके प्रति संवेदन शून्य हो गया। इतना इतना कि सब कुछ जानते हुए भी गूंगा बहरा पुरातन पंथी बना रहा। क्यों ऐसा हो गया था मैं? आखिर क्यों? बाबूजी, उतरिए, घर आ गया। निशा ने दूसरी बार टोका। मैं फिर सिर हिलाकर रह गया। वक्त मुझे गूंगा बनाए जा रहा था शायद। निशा के बार बार कहने पर मैं बिस्तर पर लेट गया। लेट तो गया, मगर आंखों में नींद नहीं आनी थी, सो नहीं आई। आती भी कैसे? आंखों को यकीन ही कहाँ हो रहा था कि यह अपनी ही निशा है, जिसे हम लोगों ने दुत्कार दिया और समाज के सुर में सुर मिलाकर उसे कुलक्षणी, कुलनाशिनी और जाने क्या क्या कहते रहे। अवसाद की स्थिति में भी वह हमें चेता रही थी कि उसे पागल घोषित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम साथ दें, नहीं तो वह कोई कदम उठा लेगी। मगर हम तो परंपरा की पट्टी बांध गांधारी बने रहे। ना उसकी विवशता समझी, ना उसके साथ हो रहे दुर्व्यवहारों को देखा। जान बचाकर घर से उसके निकल जाने पर क्या किया हमने? उसके नाम का श्राद्ध कर्म कर थोड़ी देर शोक संतप्त हो लिए। जमाना कितना आगे निकल गया है, पर मैं रहा गंवार का गंवार। समझ नहीं आता, पूछने की हिम्मत भी नहीं कि कैसे सहन किया सब। एक और हताशा भरी वैवाहिक जिंदगी थी, तो दूसरी ओर हमारे साथ का अभाव। कौन सी शक्ति उसे थामे रही? शायद शायद संघर्ष के थपेड़ों ने उसके शरीर को थकाना चाहा होगा, लेकिन हमारे परित्याग के चोट ने उसके संकल्प को और दृढ़ कर दिया। हाँ, आज यही दृढ़ता मैंने उसके चेहरे पर देखी। आज वह उद्दंड नहीं, शालीन है। उद्दंड तो वह पहले भी नहीं थी। बस हम अपने ही चश्मे से उसे देखने की जिद में थे। महानगर में होते हुए भी हमारे दिए संस्कार ही उसकी पूंजी है। आज भी वह मुस्कुराती हुई वैसे ही सेवा में लगी है, जैसे माँ के बीमार होने पर पहले लगी रहती थी। बाबूजी, चाय पी लीजिए। निशा की आवाज सुनकर मेरी तंद्रा टूटी। मैंने धीरे से आंख खोल ली। कहना चाहा, क्यों तकलीफ की? मैं बाहर आकर पी लेता, मगर कह ना पाया। होठ मानो आपस में सट गए हों। उसने फिर कहा, आपको शाम 5 बजे चाय की आदत है ना? अब अब स्थिर न रह सका मन। आंखें छलकी। मैंने छलकन दबाने की कोशिश की, रोकने की पुरजोर कोशिश की, मगर बेकार। गला रूंध गया। इतना ही कह पाया, तुझे तुझे मेरी आदतें अब तक याद है? हाँ, सब कुछ। लेकिन लेकिन बेटा, हम लोगों ने तो तुझे
हलक में कुछ हुआ, शब्द कंठ में फंस से गए। बाबूजी, कहते हुए वह मेरे पास बैठ गई। आप लोगों ने मुझे छोड़ा था, मैंने नहीं। मैं तो आप दोनों को साथ ले आई थी। आज मैं जो कुछ हूँ, आप दोनों के आशीष का ही तो फल है। आप अपनी जगह सही थे, मैं अपनी। बेटा, मैं कुछ मत कहिए बाबूजी, चाय खत्म करके तैयार हो जाइए, माँ के पास चलना है। विजिटिंग आवर 6 से 8 बजे तक का ही है। मैं नीचे आपका इंतजार करती हूँ। वह मुड़ी और चली गई। मैं देखता रहा। अपनी गोद में खेली इस बच्ची का आकार नाप न पाया। सचमुच उसके व्यक्तित्व का आकार उसके बाप से कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया था। रास्ते भर में अतीत और वर्तमान के बीच गोते लगाता रहा, पर तैराक अच्छा न था, सो पार ना पा सका। पिछले कई महीने से उसकी माँ सीना दर्द से परेशान थी। ऋषभ को कई बार खबर भिजवाया कि अपनी माँ को ले जाकर बड़े डॉक्टर से दिखला दे, पर उसे कंपनी के काम से कभी फुर्सत नहीं मिली। फोन पर दिलासा देता और नसीहत भी कि डॉक्टर प्रसाद से कहूं कि अच्छी से अच्छी दवा दे, माँ जरूर अच्छी हो जाएगी। पिछले सप्ताह उसकी माँ के सीने में दर्द की लहर नहीं, सैलाब आया। उसकी तड़प मुझसे और देखी न गई। भतीजे को साथ लेकर आ पहुंचा गुड़गांव। सोचा बेटे को फुर्सत नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने सबसे भेंट हो जाएगी और वह डॉक्टर से माँ का इलाज भी करवा देगा। बड़े बड़े अस्पतालों में अकेले जाने की हिम्मत कहाँ। दर्द से अधमरी हुई उसकी माँ को जैसे तैसे सहारा देकर हम लोग ऋषभ के फ्लैट पहुंचे। घंटी बजाई, दरवाजा खुला और बहू बाहर निकली। हमें बैठक की तरफ जाने का इशारा करती हुई उसने नौकर को चाय के लिए आवाज दी। उस आवाज में बोझिल औपचारिकता की बू उफान पर थी। नौकर ने चाय लाकर मेज पर रख दी और पलट कर चला गया। बहू दोबारा कहीं नहीं दिखी। करीब आधे घंटे बाद ऋषभ परेशान सा हमारे पास आया। शहरी सभ्यता के हिसाब से घुटने तक झुककर हमारे चरण स्पर्श की परंपरा का निर्वहन करते हुए पूछा, आने की खबर नहीं दी आप लोगों ने? इसमें खबर क्या देना, अपना घर है। वैसे भी तुम्हारी माँ की तबीयत। बाबूजी, कल तो सुभद्रा और मैं सिंगापुर जाएंगे, सुबह की फ्लाइट है। अब हमारे लौटने के बाद ही माँ का जाना जरूरी है। उफ, आप समझते क्यों नहीं? बार बार इतना समय नहीं मिल पाता है हम दोनों को। फिर सारा खर्च कंपनी दे रही है। ऐसे में कोई भला फॉरेन टूर क्यों छोड़ेगा? बेटा, टूर माँ की तकलीफ से बढ़कर है। उफ, आप तो कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात पर वह झुंझला उठा। एक तो आपने आने की खबर नहीं दी, और अब वैसे भी जिनके बच्चे महानगरों में नहीं रहते उनका इलाज नहीं होता क्या? यहाँ हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्था रहती है। आप रोमेश को भेजकर पहले नंबर लगवा लीजिए, फिर माँ को दिखला लीजिए। तब तक यहाँ आराम से रहिए। राजू नौकर घर पर रहेगा ही। ऋषभ की माँ जो तकलीफ से अधमरी सी पड़ी थी, बेटी की बात सुनकर चेतना शून्यता में जाकर कहीं सचेत सी हो गई और कहने लगी, तेरे बाबूजी तो सठिया गए हैं, तो उनकी बात का बुरा मत मान।
रोमिस है ना, रोमिस है ना हमारे साथ, वह दिखला लेगा डॉक्टर को। तू तू अपने जाने की तैयारी कर। दर्द से बेहाल छुपने की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसकी तरफ देखा तो पलकों के नीचे झिलमिलाती बूंदें मुझे वास्ता दे रही थीं कि दूध और खून का हिसाब बेटे से ना मांगा जाए। मैं उस माँ की व्यवहारिकता को नमन करने लगा जो कम पढ़ी लिखी थी। मैं सोचता रह गया, हमें चौंकाने के लिए जब बिना बताए ऋषभ देर रात को घर पहुंचता था, तब दिन भर की थकी उसकी माँ जाने किस फुर्ती से गरम गरम रोटी सब्जी बना लेती थी और आग्रह कर कर के खिलाती थी। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि अपने घर में आने के लिए पूछना पड़ता है। नौकरी करके भी हम ठहरे देहाती, शहरी व्यस्तता क्या जाने, उस पर से यह तो बहुत ही व्यस्त शहर। ऋषभ अस्वस्थ होकर अंदर के कमरे में चला गया, शायद बहू को बताने के लिए कि बला टल गई। बैठक से अंदर कमरे में ले जाना भी भूल गया। उसने घर से तो नहीं निकाला, पर दिल में हमारे लिए कोई संवेदना नहीं बची। इतनी बात हम दोनों को समझ में आ गई। फिर एक मिनट भी वहां रुकने का मन न हुआ। रोमेश से कहा कि किसी सराय में ले चले। चाचा जी, निशा के पास चलें? भतीजे ने डरते डरते पूछा। अब किस मुंह से जाएं बेटा? इस कुलदीपक को खुश रखने के लिए ही तो उससे नाता तोड़ लिया हमने। 7 साल में पता तक नहीं किया कि वह जिंदा भी है या नहीं। अब अचानक कैसे? आगे बोल ना पाया, स्वर अवरुद्ध हो गए। अब कुछ ना सोचिए, निशा का पता मेरे पास है। कहीं उसने भी नहीं चाचा जी, वह हमेशा मुझसे आप दोनों का हालचाल पूछती रहती है। मेरी आशंका को समझते हुए उसने बीच में ही टोक कर कहा, और उसने मुझे बताने से मना कर रखा था। वह हमारा इंतजार कर रही है। यह वक्त ज्यादा सोचने का नहीं है। उसने दबाव बनाया। हमें सामने देखकर कैसे जी उठी थी वह। आनन फानन माँ को डॉक्टर के पास ले गई। उसी रात उसकी माँ एडमिट कर ली गई। बाईपास सर्जरी हुई, 2 आर्टरीज ब्लॉक थी। इसी वजह से शायद इतनी परेशान थी वह। कितना खर्चा आया, चाह कर भी पूछ ना पाया। पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने माँ को मरने से बचा लिया, और मैं अपराध बोध से ग्रसित, दंड पाने की लालसा लिए सहमे बच्चे की तरह उसके साथ डोलता रहा, सोचता रहा कि माँ के दूध और मेरे खून का ऋण तो तूने उतार दिया, पर मैं कैसे उभरूं? मैं कैसे उभरूं? धन्यवाद मित्रों। एक बार फिर आपके स्नेह, आपके सम्मान के लिए दिल से दुआएं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार मुझे हर बार की तरह इस बार भी रहेगा। अगली बार फिर एक नई रचना के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए शुभ विदाई।